हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम 16 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी नेट का, उसका पेपर 1 में क्या क्या पूछा गया है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं, जहाँ पर जो है आपको हैंड रिटन नोट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मैंने सभी टॉपिक्स जो है कवर करा रखे हैं। और ये एग्ज़ाम एनालिसिस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे रिपीटेड हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं इनको करने के लिए आपको जो है रिव्यू आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आज का ये है कि आज पूछा गया वो ये है कि आज़ादी के बाद शिक्षा आयोग के बारे में। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से शिक्षा आयोग के बारे में सवाल था। कंफर्म सवाल नहीं पता कि कौन सा था, लेकिन ये पूछा गया। तो आज़ादी के बाद शिक्षा आयोग की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद जो आयोग बना था पहला, वो था विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग ये कब बना था? ये बना था 1948 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, या कहीं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो है इसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद जो आयोग बना था शिक्षा से जुड़ा हुआ वो था मुदालियर आयोग। ठीक है, मुदालियर आयोग कब बना था ये? तो ये याद रखना है आपको, 1952 में बना था। और इसने जो बल दिया था वो दिया था माध्यमिक शिक्षा पर। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा पर जो है मुदालियर आयोग ने फोकस किया था। और उसके बाद फिर कौन सा शिक्षा आयोग आया था ये भी आपको याद रखना है, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब आया था? तो 1964 में, 1964 में आया था। ठीक है, फिर आई थी नई शिक्षा नीति, पहली शिक्षा नीति जिसे हम बोलते हैं भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में। ठीक है, 1968 में आई थी। तो ये वो आयोग हैं जो आज़ादी के बाद आए थे और शिक्षा से जुड़े हुए थे। ये आपको याद रखना है, इसकी डेट आपको याद रखनी है। आपके हो सकता है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको इनकी जो स्थापना है वो मैच द फॉलोइंग में आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो ग्रीन हाउस गैस से था। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था। कौन कौन सी गैस होती हैं? तो इसमें आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O कहते हैं, और उसके बाद मीथेन जिसे CH4 कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कौन सी गैस? जलवाष्प और ओजोन। ये ऐसी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ग्रीन हाउस गैस से परिणाम क्या देखने को मिल रहा है? ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है। ठीक है, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है, जिससे जो नदियां हैं वो जलमग्न हो रही हैं, और जलमग्न होने के कारण बाढ़ की आशंका बढ़ रही है। ठीक है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी जो है एक स्पेशल वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें। स्वयं प्रभा, देखिए कल भी मैंने आपको बताया था और आज फिर देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया स्वयं प्रभा पर, चैनल को लेकर के। ठीक है, चैनल को लेकर के मतलब ये है कि कौन सा चैनल है, या नंबर आपको दे देता है कि 8वें नंबर का चैनल जो है उसका क्या नाम है, या 5वें नंबर का चैनल जो है उसका क्या नाम है। ठीक है, आज भी इस पर क्वेश्चन था। ठीक है, एक स्टूडेंट ने बताया, तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ स्वयं प्रभा के बारे में। ठीक है, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये चीज़ आप याद रखें, इसको तो आप पढ़ के ही जाएँ। इंडियन लॉजिक आप पढ़ के जाएं, ये पढ़ के जाएं, और उसके बाद हेतु भाव वगैरह जो है इसे आप कर ले। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्वयं प्रभा के चैनल की, तो पहला जो चैनल है जिसका नाम है विगेश। ठीक है, दूसरा जो चैनल है उसका नाम है संस्कृति। ठीक है, तीसरा जो चैनल का नाम है, तीसरे नंबर पे जो चैनल है वो है प्रबोध। चौथा जो चैनल है उसका नाम है सरस्वत। और पांचवा जो चैनल का नाम है, पांचवा, छठा, सातवां, अच्छा सातवां आपको याद रखना है, कौटिल्य। आठवां जो चैनल है उसका नाम है आर्यभट्ट। 9वें चैनल का नाम है संपदा।
ठीक है, और 10वें चैनल का नाम जो है वो है दक्ष। ठीक है, ये स्वयं प्रभा के चैनलों के नाम हैं। ठीक है, कुल कितने चैनल हैं? 34 चैनल हैं। तो टॉप 10 मैंने आपको बता दिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और भी चैनल हैं लेकिन उनके नाम ऐसे हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चैनल आपको याद रखने हैं, टॉप 10। कल पूछा गया था चैनल नंबर 8, और आज कौन सा पूछा गया ये मुझे भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो 34 चैनल है कुल इसमें स्वयं प्रभा में, और इतने पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, ब्राउज़र पे क्वेश्चन था। ठीक है, ब्राउज़र पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ब्राउज़र जो है कई टाइप के होते हैं, जैसे एक इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया। ठीक है, जैसे आप रूबरू होंगे इससे। फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया। ठीक है, सफारी हो गया। ठीक है, और यूसी हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब ब्राउज़र हैं। ठीक है, ये सब के सब ब्राउज़र हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इससे, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आया था वैकल्पिक और शून्य परिकल्पना पे। ठीक है, वैकल्पिक और शून्य परिकल्पना पे। तो वैकल्पिक की अगर हम बात करें, वैकल्पिक परिकल्पना की, तो इसमें क्या होता है? वैकल्पिक जो परिकल्पना है, इसमें दो चरों के मध्य जो है वैकल्प तैयार किया जाता है। ठीक है, वैकल्प तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, तो साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट में कौन सा अच्छा है, तो ये इस तरीके से मैं इसमें वैकल्प तैयार कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की जो परिकल्पना होती है ये वैकल्पिक परिकल्पना में आती है। जबकि अगर शून्य परिकल्पना की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें अगर मैं कहूँ कि साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, यानी दो चरों के मध्य जब मैं किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं करता हूँ इनके बीच, तो वो कहलाती है शून्य परिकल्पना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इस पर भी मैंने जो है ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरा का पूरा कवर करवा रखा है मैंने। मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है जो कि खास तौर से इसीलिए बनाया जाता है ताकि दूसरों की फाइल्स जो होती हैं उनको इफेक्ट किया जा सके। ठीक है, नेगेटिवली इफेक्ट किया जा सके। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ये वायरस के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, ये स्पायरवेयर के रूप में हो सकते हैं, या फिर ये एडवेयर के रूप में हो सकते हैं। और इनका उद्देश्य यही होता है कि फाइलों को इफेक्ट करना और जो जानकारियां हैं हमारे सिस्टम में उसको चुराना। ठीक है ना। बाइनरी डिजिट से कल भी क्वेश्चन था और आज भी क्वेश्चन है, तो किस तरीके से करेंगे आज मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे कि आप जो है इसको आसानी से कर पाएंगे। अब आपसे कह देगा 98 डेसिमल जो है ये डिजिट दे देगा आपको, इसका कहेगा बाइनरी क्या होगा। ठीक है, या आपको जो है स्टेटमेंट में भी इस तरह के सवाल बना देता है वो। ठीक है, स्टेटमेंट में भी जो है इस तरह का सवाल पूछ लेता है कि अगर मतलब 98 का जो बाइनरी डिजिट है वो इतना है, और दूसरे में एक और दे देगा बाइनरी डिजिट, कहेगा बस इन दोनों में से कौन सा जो कथन है वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं। तो अगर आपको बाइनरी डिजिट निकालने आता है तो इजीली आप इस तरीके से सवालों कर सकते हैं। 98 की अगर हम बात करें तो इस तो किस तरीके से इसका बाइनरी डिजिट निकाला जाता है ये देखिए पहले। तो सबसे पहले आपको 98 यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, और 2 से इसे डिवाइड करना है। तो आप इसे अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आ गया 49, तो पूरी तरह से कट गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0। अब फिर इसे 2 से आप डिवाइड करें। 2 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आ गया 2, और देखेंगे आप कि 2 से पूरी तरह नहीं कट रहा, एक रिमाइंडर बच रहा है। तो एक रिमाइंडर यहाँ लिख दें। यहाँ कितना आ गया आपका? यहाँ आ गया 4 आ गया। फिर इसे आप 2 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे 2 से पूरा कट गया, कितना आ गया? 12 आ गया। फिर आप 2 से इसे डिवाइड करें, रिमाइंडर नहीं बचा कुछ भी, तो 6 आ गया यहाँ पर। फिर आप इसे 2 से डिवाइड करें तो यहाँ 3 आ गया। फिर इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ गया। तो आप देखेंगे इसमें यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर एक रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस तरह से लेकर के यहाँ से लेकर के पूरा जो डिजिट मैंने लिखा है इसे एक लाइन से लिख लेना है। ठीक है, तो 1 1 0 0 0 1 0 ये क्या होगा? ये हमारा बाइनरी डिजिट हुआ। किसका? 98 का। ठीक है, 98 का ये हमारा बाइनरी डिजिट हुआ। ठीक है, 1 1 0 0 1 0। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं बाइनरी डिजिट किसी भी डिजिट का। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपको डिवाइड जो करना है वो 2 से ही करना है। पूरी तरह से अगर वो डिजिट कट रहा है तो वहाँ आपको रिमाइंडर में 0 लिखना है, नहीं कट रहा है तो 1 0 1 0 इस तरीके से करते हुए चलना है। ठीक है,
ओके मैं मिटा दे, चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, आप बताएंगे 126 का बाइनरी डिजिट आप मुझे बताएंगे। नहीं 26 ना लें, 101 नहीं 111 का बताएंगे आप। ठीक है, 111 जो है ये इसका बाइनरी डिजिट क्या होगा आप मुझे बताएंगे। मिटा देता हूँ मैं एक बार, कमेंट में ज़रूर इसका आंसर लिखें। चलिए नई शिक्षा नीति के ऊपर भी सवाल पूछा गया। नई शिक्षा नीति पे तो हर बार पूछा जा रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि स्टूडेंट ने बताया कि देखिए 1992 की शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो सबसे पहली शिक्षा नीति अभी मैंने आपको बताया 1968 में आई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, और तीसरी जो शिक्षा नीति थी 1992 वाली, वो 1986 को ही बस उसको संशोधित रूप थी उसका, उसमें थोड़ा सा बस बदलाव करके जो है उसे लाया गया था। तो ये चेंज करके बनाई गई थी 1992 की शिक्षा नीति। अभी जो चल रही है वो 2020 की शिक्षा नीति है। ठीक है, वो एकदम से चेंज है, क्योंकि पहले की शिक्षा नीति में आप देखेंगे तो स्कूल का जो सिस्टम था वो 10+2 था, अब जो है वो 5+3+3+4 हो गया है। ठीक है, तो थोड़ी बदलाव जो है इसमें काफ़ी किया गया है इस बार की शिक्षा नीति में। इसके अध्यक्ष जो हैं वो थे के कस्तूरी रंगन, जिनकी अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख लें। सैम्पलिंग के ऊपर भी आज क्वेश्चन था। सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है, एक रैंडम, ठीक है, एक होती है नॉन रैंडम। ठीक है, रैंडम और एक नॉन रैंडम। तो रैंडम सैम्पलिंग जो होता है इसमें सभी को समान अवसर मिलता है। ठीक है, ये काफ़ी विश्वसनीय होती है, वैकल्पिक होती है, और इसमें बायस जो है वो किसी प्रकार का नहीं होता है। ठीक है, पक्षपात नहीं होता है। और अगर नॉन रैंडम सैम्पलिंग की अगर हम बात करूं तो इसमें खास तौर से क्या होता है, सबको समान अवसर नहीं मिलते हैं, यानी असमान अवसर मिलते हैं। ये वस्तुनिष्ठ होती है और थोड़ा इसमें बायस भी होता है, और इसीलिए ज़्यादातर जो सैम्पलिंग यूज़ की जाती है वो रैंडम सैम्पलिंग ही यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स पे जो है वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना रखी है, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियोस को देख पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।